इस वक्त मौजूद हैं डेरा उस्मानी पर और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे नौजवान सियासतदान कामरान सईद उस्मानी से। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कामरान सईद उस्मानी का शाहाना लाइफस्टाइल। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त डेरा उस्मानी पर मौजूद हैं और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कामरान सईद उस्मानी से, जो कि जमहूरी वतन पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कामरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कामरान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डिफेंस के अंदर डेरा उस्मानी ये क्या मामला है? देखिए, डिफेंस में आपको ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। उस्मानी जो है वो बेसिकली फैमिली नेम है। हम लोगों ने इसको ज़रा थोड़ा सा ओल्ड स्कूल रखा है डेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पुराने वक्तों में लोगों के डेरे होते थे, वहाँ पे लोग आते थे और वो डेरे जो है इलाकाई तौर पे भी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते थे। मैं यही तो देख रहा था, बेसिकली डेरा उस्मानी डिफरेंट था। नॉर्मली हमने कबायली इलाकों में देखा है डेरा, डेरा बुगटी, डेरा उस्मानी देखा। डिफेंस के अंदर तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कामरान भाई, डेरा उस्मानी में होता क्या क्या? देखिए, इलाकाई तौर पे भी हम लोगों के जो भी मसाइल हुए लेफ़्ट राइट आप देख लें, उसमें डेरा उस्मानी सफ़े अव्वल में रहा। जैसे आपने देखा कोरोना के अंदर लॉकडाउन था, डेली वेजेस जो लोग थे वो उस तरह से कमा नहीं पा रहे थे, तो हमारी यहाँ कम्युनिटी ने यहाँ पे अपने तौर पे अपनी जेब से भी, दोस्तों के ताउन से भी, कोरोना में तकरीबन कोई 5,000 फैमिलीज थी जिन्हें डेली वेजेस हम लोगों ने पहुँचाया। उसके बाद मुल्क में आपका सैलाब आया, फिर क्या कहते हैं 2 दफ़ा यहाँ पे हम लोगों ने ठीक ठाक किस्म के राशन 15,000 फैमिलीज़ का, एक दफ़ा डीजी खान में, दूसरी दफ़ा बलूचिस्तान में जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया। वो सारा यहीं पे हुआ था। उसके अलावा रमज़ान हो या फिर वैसे नॉर्मल रूटीन डेज़, रमज़ान में तो डे फर्स्ट से लेके 30th रमज़ान तक जो है हम लोगों की इफ्तारियाँ चलती हैं, और वो हर ख़ास व आम के लिए होती है। तकरीबन को 500,000 के करीब लोग। कामरान भाई, ये बताएं, मैंने देखा है जितनी भी सियासी और समाजी शख्सियात हैं, वो जहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं वहाँ पे सोशल वेलफेयर का काम नहीं चल रहा होता। मुझे जहाँ तक पता लगा कि आप रिहाइश पजीर भी यहीं पे हैं और सोशल वेलफेयर का जितना भी काम है वो आपके अपने ज़ाती घर में ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ इर्द गिर्द जो लेफ़्ट राइट जितने भी लोग हैं, आपने बाकी सियासी लोगों को भी देखा होगा कि घरों पे लेफ़्ट राइट जो लोग होते हैं ना, उनके लिए कोई इतना आसान नहीं होता कि कोई अगर साथ कोई पॉलिटिशियन है, कुछ लोग हैं, तो उनके साथ सोशलाइज़ कर सकें। हमारे यहाँ हर जुमे वाले दिन, पीर वाले दिन, हमारे इर्द गिर्द कम्युनिटी जितनी रहती है, हम लोग बैठते हैं, साथ खाना वाना भी खाते हैं और हमारा सिस्टम चलता है। रमज़ान में तो थ्रू आउट मैंने आपको बताया ना इफ्तारियाँ, तो सोशल वेलफेयर भी है और सोशलाइजिंग भी हमारे यहाँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पूरा एक जैसे डेरेदारी का निज़ाम होता है, वही सिस्टम। ज़रा हमें एक तो डेरा उस्मानी विज़िट भी करवाएं, बाहर से लॉन से शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कितने रकबे पे मुहित है? दिस इज़ अराउंड कोई 4 कनाल हो गया या हाफ एकड़। ये कब बनाया, कितनी लागत आई, क्या मामला था? देखिए, ये तो थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस तरह हो सकता था करके हमने कंप्लीट कर लिया। ये तकरीबन 2 साल लगे थे कंप्लीट होने में। मैंने देखा है आपके साथ अक्सर लड़के भी होते हैं, सिक्योरिटी एहलकारान भी होते हैं। कोई थ्रेट व्रेट है, क्या मामला? देखिए, उसकी वजह ये है कि मैंने 2-3 ऐसी कैंपेन्स पे काम किया जो डायरेक्टली कुछ इस तरह के ख़ास तौर पे आपके हमसाया ममालिक को वो कर रही थी, और उसके बाद कर रही थी। हिट कर रही थी। और इस तरह नहीं था कि जी घुस जाएंगे, मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोगों की कैंपेन्स इफ़ेक्टिव थी। उसके बाद फिर कुछ थ्रेट लेटर्स थे, फिर यहाँ तक भी कहा गया आपकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा के उड़ा देंगे, ये चीज़ें। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी स्पीचेस में और डिफरेंट जगहों पे भी कहा कि यार हम लोगों को कोई डर वर नहीं है कि कोई कुछ करता है, लेकिन अगर हमारे जानी नुकसान से दुश्मन अपना फ़ायदा महसूस करता है तो वो हम नहीं होने देंगे, ठीक है? और लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या कहते हैं, इतना आसान नहीं होता कि जो इंसान पाकिस्तान के लिए या अपने मुल्क के लिए इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है उसको राह चलते कोई भी पकड़ के जिस तरह मर्जी करे। भाई, क्या एज है आपकी? मेरी एज है 29। कामरान भाई, 29 साल उम्र में, यंग एज है आपकी। इतनी कम उम्र में जो ये माशाल्लाह लाइफस्टाइल आप ऑन कर रहे हैं, ये विरासत में मिला है या कोई बाकी सियासत के अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? अली, हम लोग का फैमिली बिजनेस है। बाकी आप आए अंदर बैठ के फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आइए नाजरीन, आपको जो डेरा उस्मानी है उसके अंदर के भी मनाजिर दिखाते हैं और कामरान भाई से जो बाकी तफसीलन इंटरव्यू है वो अंदर बैठ के करते हैं। कामरान भाई, 29 साल उम्र, इतनी कम उम्री में एक तो सियासत और इतना लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे ऑन कर रहे हैं? चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। लग्जरी तो नहीं, नॉर्मल है, अल्लाह की ज़ात की बड़ी मेहरबानी, करम नवाजी है। काम करते हैं और
दादा ने भी मेहनत की, वालिद साहब ने भी मेहनत की, अब हम लोग भी फैमिली बिजनेस में मैक्सिमम जिस हद तक हो सकता है टाइम भी दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा है। क्या आपका जो कारोबार है वो क्या है, फैमिली बिजनेस? मैं बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपर हूँ। अच्छा, कामरान भाई, हमने देखा है जो लोग इतना माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और ये तमाम चीज़ें विरासत में मिली होती हैं। आपके केस में क्या मामला है? ये आपको चीज़ें विरासत में मिली हैं, ये लाइफस्टाइल, या ये आप लोगों ने खुद कमाया? देखिए मेरे जो दादा थे वो लाहौर के एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ट्रेड यूनियनिस्ट थे। मेरे वालिद साहब एक सरकारी महकमे के अंदर ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और उन्होंने भी ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स तो हम लोगों की फैमिली के अंदर शुरू से था। और जो जहाँ तक बिज़नेस की बात है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह विद जनरेशन्स हम लोगों ने ग्रोथ किया और अभी भी ग्रोथ का सिलसिला जारी है। मेरी देखें हर फैमिली के अंदर जनरेशन टू जनरेशन कोशिश यही होती है ना कि आप बेहतरी लाएं। जिस तरीके से आपके दादा या क्या कहते हैं आपके बुज़ुर्ग काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस का स्टाइल जो होता है, अगली जनरेशन में वो चीज़ ज़रा चेंज हो जाती है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ जाती है, चीज़ें मॉडर्न हो जाती हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स बदल जाती हैं, आपके प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। तो इस लिहाज से जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों ने इसे ग्रो किया कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कोई लाखों हज़ारों एकड़ कोई ज़मीनें नहीं थी जो बेच के हम लोग इधर आ गए। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते हैं और उससे फिर अपना काम चलाते हैं। कामरान भाई, मुझे पता लगा कि 90s में आपके वालिद साहब की को 1000-1200 तनख्वाह थी और आप रहते भी अंदरून में थे। अंदरून में अभी भी हमारा घर मौजूद है और अल्लाह के फजलो करम से वहाँ से भी हम लोगों ने उस टाइम में भी हम बड़े खुश थे जब अंदरून में रहते थे और अभी भी अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी मेहरबानी है, यहाँ भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है। डेरा उस्मानी में कब आप शिफ्ट हुए? इसमें तकरीबन हो गए हम लोगों को कोई 8-9 साल हो गए। अच्छा कामरान भाई, हमने आपको अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखा। आपने एक तहरीक शुरू की टिकटॉक के ख़िलाफ़ और फिर टिकटॉक पे तकरीबन 8 माह जो है बैन भी लगा रहा। उसके बाद मैंने देखा कि आपने बांग्लादेश के हक़ में बड़ी रैलियाँ वैलियाँ निकाली। ये क्या मामला है? मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इवन टिकटॉक पे हमारे अपने अकाउंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। टिकटॉक बैन कराने की वजह ये थी कि उस टाइम पे टिकटॉक जो है एज पार्टी LGBTQ हम जिन्स परस्ती का जो एजेंडा था उसको प्रमोट कर रहा था, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी इनका आपको कंटेंट मिल जाएगा हम जिन्स परस्ती का, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म पार्टी नहीं बनता किसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। टिकटॉक ने बाकायदा ट्विटर अकाउंट्स पे ट्वीट किया कि जनाब हम LGBTQ बाकायदा पाकिस्तान के अंदर लेस्बियन और गे परेड्स जो हैं उनको स्पॉन्सर करेंगे। जिसके बाद फिर हम लोगों ने जितने लीगल फॉर्म्स थे वहाँ पे लीगली गए, प्रोटेस्ट किए और इस चीज़ पे PTA को बावर कराया कि टिकटॉक को बैन करें। जब तक 8 माह के बाद टिकटॉक ने तकरीबन कोई 19,000 अकाउंट्स जो LGBTQ को प्रमोट करे थे वो बैन नहीं किए और उसके अलावा बाकी जो प्रिकॉशंस थे वो नहीं ली, तब तक हम लोगों ने टिकटॉक नहीं खुलने दिया था क्योंकि ये देखें ये आने वाली आपकी नस्लों की चीज़ तबाह करती है। और दूसरा आपने पूछा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो इट वाज अस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेपरेशन के बाद जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्लोजनेस की बात की। मैंने क्या कहते हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, पहले सारे यूथ लीडर से पूछा, फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक सेमिनार करके पाकिस्तानी अवाम से भी पूछा कि यार क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीइंग एज चाइल्ड जब आप अपने किसी दादे के पास बैठते हैं या किसी बुजुर्ग के पास बैठते हैं 47 की बात सुनाते सुनाते जैसे ही वो कतर पे आएंगे तो अफसरदा हो जाते हैं। ये स्टोरी आपने भी सुनी है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे ने सुनी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो माजी की गलतियाँ हुई उनको थोड़ा सा बैक फुट पे लेके जाएं और अपनी जो आने वाली जनरेशन है, नई जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। हमने सिर्फ हालात को और क्या कहते हैं दोस्ती को नॉर्मलाइज करने की बात की, कोई रीयूनाइट करने की बात नहीं की। ज़ाहिर है उनकी एक इंडिविजुअल अलग आइडेंटिटी है। तो इस हवाले से हमने कैंपेन की 50 ईयर्स में और हमें बांग्लादेश से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया। इवन बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारे साथ इन कांटेक्ट थी। फिर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई जिस वजह से फिर हम इसे मज़ीद अभी उस तरह से लेके नहीं चले। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि उसके बाद सेम कॉन्फ्रेंसेस हम जाके बांग्लादेश में करें और इसका फ़ायदा इवेंचुअली ये हो कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुलवा सकें, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन प्रमोट हो, उसके बाद ये टूरिज़म प्रमोट हो, बिजनेसेस प्रमोट हो, 10,000 और चीज़ें होती हैं वो जो आपको करनी चाहिए। ये आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट आ जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो आप उसी कैंपेन को वहीं से दोबारा शुरू करें? वहीं से शुरू करेंगे। उसकी वजह ये कि जब हम लोग बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस या आप कह लें डिस्कशंस में थे तो उन्होंने कहा यार हम आपसे कोई भी चीज़ किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, आपके मुल्क में अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं। तो फिर हम लोगों ने
सोचा कि इस पे वेट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम कुछ चीज़ ऐसी कमिट कर लें जो कल को कोई जो नई गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए, वो उस चीज़ को निभा ना सके, तो फिर हालात बजाय नॉर्मलाइज होने के और ख़राब ना हो जाए। बल्कि आपके जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने तो सरकारी खबरसाज इदारे हैं उनमें ANI न्यूज़ ने हमें कोट किया कि जनाब ये पहले शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहते थे, अब ये कहना शुरू कर गए हैं लीडर हैं, तो बंगाली जो है लिहाजा इनके प्रोपेगेंडा से बचें। उनको पता नहीं क्यों अनसेफ थोड़ा सा हम लोगों की इन कॉन्फ्रेंसिस से फील हुआ, और इवन हम लोगों को थ्रेट भी किया उन लोगों ने। तो हम लोगों ने तो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वो हम यहाँ रह के बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जो ये जमहूरी वतन पार्टी है शाहजहान बुगटी साहब की, इसके मतलब एक तासुर पाया जाता है कि ये इदारों की जमात है। तो और जिस तरह की आप कैंपेन्स चला रहे हैं, तो कोई कहीं से कहा जाता है ये कैंपेन्स चलाएं, या ये आप नज़रियाती तौर पे भी उसी कैंपेन के साथ खड़े हैं? देखिए जो कैंपेन्स हम लोगों ने चलाई वो सब वो कैंपेन्स थी जो पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा हो रहा था या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसको हमने काउंटर किया। इसमें कोई आपको इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट नज़र नहीं आता, किसी तौर पे आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती नज़र नहीं आती। थ्रू आउट मैंने जैसे आपको मैकेनिज़्म बताया, टिकटॉक का भाई LGBTQ प्रमोट कर रहे थे, हमने टिकटॉक से कहा कि मतलब PTA से कहा कि इसको बंद करो। दूसरा, बांग्लादेश का पहले हम लोगों ने यूथ लीडर से पूछा, फिर हमने आवाम से पूछा, इस्टेब्लिशमेंट से तो हम पूछने नहीं गए। ठीक है, तो अगर ये तासुर जाता है तो फिर हम इसका कुछ कह नहीं सकते ना। बात तक देखा जाए, अगर आप पास्ट में देखें तो चीज़ें और थी, अब और हैं। विद टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अवाम की पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है कि आप डेमोक्रेटिकली अपने पॉलिटिकल राइट्स को प्रैक्टिस करें। कोई भी जमात मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट की प्रो इस्टेब्लिशमेंट की जमात होती है। कामरान भाई, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह यंग भी हैं और माशाल्लाह वेल ऑफ भी हैं, तो क्यों आपने यही रास्ता चुना कि मैं तहरीकें लेके आऊँगा, मैं सोशल जो एक्टिविस्ट बनूँगा, सोशल इश्यूज़ पे बात करूँगा? क्यों आपने भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे के किसी जमात का टिकट लेके MP MNA का इलेक्शन ही लड़ लिया? एक्टिविज़्म एक डिफरेंट चीज़ है, और आके किसी भी सियासी जमात या किसी भी लीडर की क्या कहते हैं वो तारीफ़ें करना या उनके पुल बांध के उनकी ठीक गलत बातों को सपोर्ट करना, वो चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है। हम लोग अगर चाहते हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, बेहतर करें, तो उसके लिए एक्टिविज़्म से आपको काम करना पड़ता है। करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़, खैर आजकल इतना सस्ता टिकट तो नहीं मिलता है। तकरीबन सुनने में तो ये आ रहा है कि 15-20 करोड़ रुपए का MP का होता है। और 20 करोड़ है नहीं? क्यों दें, अगर हो भी, अगर है या नहीं है वो तो एक डिफरेंट डिबेट है। एक आसान रास्ता है नहीं, आपने पार्लियामेंट का। सियासत में आपका करने का किसी एक चीज़ तो नहीं होता ना कि आपने सीधा जनाब किसी पार्टी से टिकट ख़रीदना है और उसी पे आप जीतेंगे, ये कोई गारंटी। लेकिन यहाँ तो आज़ाद उम्मीदवार भी जीत जाते हैं। हमारे पास अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अवाम हमारे साथ जुड़ रही है। हम अब इन फ्यूचर खुद भी इस स्ट्रेंथ में आ सकते हैं कि हम टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से पैसे लें। जब आप देखते हैं कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेशन को जगह जगह पे काउंटर कर रहे हैं, मुल्क के अंदर हज़ारों लाखों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं जो इस चीज़ को देखते हैं और वो आपके साथ शामिल होते हैं जिस तरह हमारे साथ शामिल होते हैं लोग। आपने शायद हमारी रैलीज़ की और हमारे पब्लिक सेमिनार्स की और हमारी पब्लिक गैदरिंग्स की अगर स्ट्रेंथ देखी हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। तो अल्लाह की ज़ात खैर करेगी जब हम लोगों को ये फ़ील होगा कि अब हमें पार्लियामेंट के अंदर इन सबको ले आना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह हम लोग ये कमिंग इलेक्शन के अंदर भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे, MPA के भी होंगे, MNA के भी होंगे, नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली दोनों के होंगे। तो हम इंशाल्लाह बीच में साथ साथ आते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे किसी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की टिकट ख़रीद के आ जाना, पैराशूटर बन जाना, ये कोई सियासत नहीं है। उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्टूडेंट लीडर से स्टार्ट किया, यूथ लीडर्स बने, ग्राउंड पॉलिटिक्स की फील्ड के अंदर काम किया, लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं, उठना बैठना, हर चीज़ को लॉबिंग करना, लॉबिंग तोड़ना, हर काम ये उन पैराशूटर्स को नहीं आता। ये एक जो ग्रूम्ड पॉलिटिशियन होता है ना, जो ग्राउंड में होके आता है, जिसे लोगों के मामलात का पता है, वो चीज़ें कर सकता है। पैराशूटर आके बैठेगा, असम्बली आ रहा है जा रहा है, बस बात करता है। अच्छा कामरान भाई, लास्ट सवाल आपसे पूछने लगूँ कि हमने देखा है जितने भी लोगों का ताल्लुक ये कबायली इलाकों से होता है या कबायली जमातों से होता है, इनके आगे पीछे बहुत से अफराद, गार्ड, सिक्योरिटी, ये क्या मामला है? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप 70 साल तहरीक को उठा के देख लें ना, तो पाकिस्तान हमेशा एक डिफेंसिव पोजीशन पे रहा है। आपके हमसाया ममालिक रहे हमेशा आपके अटैकिंग पोजीशन में रहे। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि और कोई इस तरह का मुल्क होगा जो पिछले 70-76 सालों से जो है वो अपने आप को बचाता ही आ रहा है। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी एक्सटर्नल आप कह लें वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर पे करके डिफरेंट ज़राए से काम कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि कबायली इलाके के या फिर कोई भी आपका नॉन बंदा जो आपको फ़ील हो कि यार पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम कर रहा है या
थोड़ा सा पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमेशा जान का खतरा तो बना रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी रखना या फिर इस तरह की चीज़ें रखना अगर आपको ज़रूरत है तो कोई बुरी बात है। अब वैसे आप अभी ऐसे करेंगे 10 बंदे 20 बंदे आप अपने साथ रखें, 4 गाड़ियाँ साथ रखें, ऐसे लोगों में बदमाशी करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, पब्लिक डिस्टर्ब करने के लिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब करने के लिए, वो तो एक घटिया चीज़ है। सिक्योरिटी के लिए लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ठीक है, आप रखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये क्या लगता है जो ये बेल्ट के साथ साथ कबायली बेल्ट के साथ साथ और बॉर्डर्स एरिया के करीब हैं, ये ख़ास तौर पे जो एक्सटर्नल ताकतें हैं उन शख्सियात को क्या कहते हैं करते हैं? जो एक्सटर्नल ताकतें होती हैं या वो क़ुव्वतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबलाइज करे, वो उस तरह की पर्सनैलिटीज़ को, चाहे वो बॉर्डर एरियाज़ के साथ हैं या वो किसी अर्बन एरिया में रहते हैं, शहर के बीच में रहते हैं, बड़े बड़े आपके लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो बंदा अपने साथ सिक्योरिटी रखता है या वो अपने साथ वो रखता है, ये नहीं है कि वो डरता है। वो जिस तरह की बात करके जो पंगा वो ले रहा है, पंगा ये मतलब इन अ सेंस कि जिस तरह का वो अ, पाकिस्तान को प्रोपगेशन को पुश बैक कर रहा है, उसको अगर वो रख लेते तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगेगा एक बंदा है जो इफेक्टिवली वाकई पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, उसको कोई सड़क पे मार के चला जाए, बड़ी आपके लिए इज्जत की बात है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर आप 4 डाले और 20 लड़के सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि आप बदमाशी करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। लेकिन अगर आप यही अफराद और यही गाड़ियाँ अपनी जान की हिफाजत के लिए रखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हमने देखा कि पास्ट में जितने भी सियासी लीडरान थे, जब भी कोई कोई भी किसी बड़ी तहरीक का हिस्सा होता है तो उसको बेचारे को राह चलते सड़क पे कोई गोली मार के चले जाता है। बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि सियासतदान इतने प्रोटोकॉल में क्यों फेर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने इतने बड़े बड़े मामलात को डील करना होता है कि उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। बहुत से ऐसे ख़तरात होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं उन्हें बहरहाल ज़रूर नज़र आ रहे होते हैं। कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेरे बड़े ही अच्छे और पुराने दोस्त भी हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े विजनरी हैं। इंशाल्लाह हम इन्हें बहुत जल्द जो है पार्लियामेंट और जो है पाकिस्तान के सियासी मैदान में भी देखेंगे। अभी हमने हाल ही में इनकी एक कैंपेन देखी टिकटॉक के अगेंस्ट, जब इन्होंने 8 माह टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन किए रखा और उसकी वजह ये थी कि टिकटॉक बाकायदा तौर पे पार्टी बन के LGBTQ को सपोर्ट कर रहा था। और उसके अलावा बांग्लादेश की एक तहरीक चलाई जिसमें इनका स्टांस ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपनी तमाम जो भी रंजिशें हैं वो भूल के भाइयों की तरह दोबारा से वहीं से मामला शुरू करने चाहिए जहां से 1971 पे जुदा हो गए थे। बहरहाल आज की वीडियो के मतलब अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।